नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम आईयूसीएन, साइट्स और सीएमएस इन तीन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये तीन ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है, ये पूरे सालों साल न्यूज़ में रहती हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अपना शुरू करते हैं लेक्चर आईयूसीएन से। आईयूसीएन क्या है? द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये इसकी फुल फॉर्म है। ये किस लिए काम करती है? ये नेचर को, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको कंजर्व करने के लिए, उनका प्रोटेक्शन करने के लिए, रख रखाव करने के लिए काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट और एनजीओ, गवर्नमेंट ने और एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने और प्राइवेट एजेंसी ने मिलकर बनाई थी ये ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऑर्गेनाइजेशन किसको, सिविल सोसाइटी को और गवर्नमेंट दोनों को क्या करती है, इंक्लूड करती है, कंपोज करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में। जो ग्लैंड कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड एक देश है यूरोप में, यूरोप में स्विट्जरलैंड है और उसमें एक जगह है ग्लैंड, वहाँ पे है। ये फाउंड की थी जिसने, इंसान ने, उसका नाम था जूलियन हेक्सले। सबसे पहले जूलियन हेक्सले था जिसने इसको बनाया था, फाउंड किया था। कब फाउंड की गई थी? ये 5 अक्टूबर 1948 में की गई थी। और कब, कहाँ पे की गई थी? ये फ्रांस में की गई थी। जब फाउंड की गई थी तो फाउंटेन ब्लू एक जगह का नाम है फ्रांस में, वहाँ पे बनाई गई थी। अभी इसकी रेड लिस्ट है जिसमें ये कैटेगरीज में डालती है, प्लांट हो या एनिमल्स हो। कुछ प्लांट एनिमल्स ऐसे होते हैं, पेड़ पौधे या जंगली जानवर, उनको, उनके जितना खतरा होता है उनको, उनके खतरे के साथ, मान लो वो कोई एक्सटिंक्ट होने वाला है, लुप्त होने वाला है, या फिर उसके लुप्त होने का खतरा है, या फिर उसको अभी थ्रेट हुआ है कि अभी डेंजर हुआ है, खतरा हो सकता है कि इसके हैबिटेट को लॉस हो सकता है या फिर इसकी पॉपुलेशन घट सकती है, तो उसके हिसाब से ये लिस्ट तैयार करती है। ये लिस्ट में इसकी 9 कैटेगरीज आती हैं, जिस कैटेगरी में डालती है। आपने देखा भी होगा कि कौन सा जानवर, कोई जानवर दिया है, कोई न्यूज़ में है आईयूसीएन की लिस्ट में, जो रेड लिस्ट है उसकी कौन सी कैटेगरी में। तो इसकी 9 लिस्ट हैं, ऐसी कैटेगरी हैं। फर्स्ट कैटेगरी आती है नॉन एवेल्युएटेड। नॉन एवेल्युएटेड वो कैटेगरी होती है जिसको अभी प्लांट या एनिमल्स को अभी इवेलुएट नहीं किया गया है। डेटा डेफिशिएंट, जिसके बारे में कोई डेटा ही नहीं है, ना प्लांट्स एनिमल के बारे में अभी सफिशिएंट डेटा नहीं है पूरा, कि हमारे पास डेटा नहीं है कितने एनिमल्स हैं, कितने प्लांट हैं पूरे कंट्री में, ग्लोब में। उनका जब डेटा पूरा सफिशिएंट नहीं होता है पूर्ण रूप से, तो उसी कैटेगरी में डाला जाता है डेटा डेफिशिएंट। तीसरा आता है लीस्ट कंसर्न, मतलब इसको बहुत ही कम अभी खतरा है, कोई खतरा नहीं है। फिर कैटेगरी आती है नियर थ्रेटन्ड, मतलब उसको खतरा थोड़ा होने लगा है। फिर वनरेबल, उसकी पॉपुलेशन अगर थोड़ी घटना शुरू हो जाती है तो वनरेबल कैटेगरी में डाला जाता है। अगर फिर थोड़ा खतरा और इंक्रीज हो जाता है तो एंडेंजर्ड। और उसके बाद आती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जब खतरा ज़्यादा हो जाता है, डेंजर ज़्यादा हो जाता है, उसको ऐसा लगता है अगर इसके प्रोटेक्शन के लिए कोई काम नहीं किया गया तो ये क्या है, आगे एक्सटिंक्ट हो सकती है, मतलब लुप्त हो सकती है इसकी प्रजाति, प्लांट की या एनिमल्स की, तो उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड में डाला जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, जब कोई प्रजाति, कोई प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो वाइल्ड में, जंगल में, फॉरेस्ट एरियाज़ में एक्सटिंक्ट, लुप्त हो जाता है, उसकी प्रजाति ख़त्म हो जाती है, तो उसको डाला जाता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। और उसके बाद फाइनली आती है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट तब आ जाता है जब उसकी कोई भी प्रजाति है एनिमल्स की या प्लांट्स की, कुछ भी नहीं मिलता है, ख़त्म हो गई उसकी प्रजाति। जैसे आपकी डायनासोर, डायनासोर की प्रजाति नहीं है ना, सुनते होगे आपने डायनासोर, तो वो एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आ गया। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है मतलब जंगलों में ख़त्म है, अभी जू वगैरह में बचा है, चिड़ियाघरों वगैरह में बचा के रखा है, जंगलों में ख़त्म हो गया। तो इसकी कैटेगरीज ये हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा साइट्स के बारे में। साइट्स क्या है? साइट्स की फुल फॉर्म क्या है? साइट्स की फुल फॉर्म है जी, ये है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फौना एंड फ्लोरा। ये एक ट्रीटी हुई थी, मल्टीलैटरल ट्रीटी है। ये किसने कराई थी? ये 1963 में मीटिंग हुई थी आईयूसीएन की। ये आईयूसीएन है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसी की मीटिंग हुई थी 1963 में, तो इसका रिजोल्यूशन अब अडॉप्ट किया था। तो इस पे जो कंट्रीज हैं इन कन्वेंशन पे साइन कर दिए थे कंट्रीज ने 1973 में, 1973 में। और साइट्स फोर्स में कब आई, मतलब लागू कब से हो गई? ये साइट्स की जो ट्रीटी है 1973 से, 1 जुलाई 1973 से इंटर्ड इनटू फोर्स। ये लिखा है साइन हुई 1973 में, और 1 जुलाई 1975 में ये क्या है, एंटर हो गई, मतलब फोर्स में आ गई। तो ये क्या है, 1975 से ये काम कर रही है साइट्स। इसकी लोकेशन कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये भी स्विट्जरलैंड में है, ये जेनेवा में है। याद रखना, आईयूसीएन का कहाँ पे था? ग्लैंड में, वो भी स्विट्जरलैंड में है। और ये भी जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में है। ये अलग अलग प्लेस में है लेकिन है स्विट्जरलैंड में। अब साइट्स के बारे में एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ याद करनी है हमें, वो ये है कि इसमें सारी तो स्टेट्स या रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, ये मतलब सारे ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटरी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं साइट्स में।
नेक्स्ट क्या है इसके बारे में कि ये एक क्या है, एक ट्रीटी है जो ये इसमें जो पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं कन्वेंशन में, वो ये साइट्स जो है लीगली बाइंडिंग है। लीगली बाइंडिंग का मतलब है कि बाध्यकारी जो ये लॉ वगैरह कानून रूल्स वगैरह बताती है वो कंट्रीज़ को मानने होते हैं। एक बात याद रखना, जिसमें मैंने नहीं बताया लीगली बाइंडिंग नहीं है, मतलब कि जिसके बारे में मैंने नहीं बताया कि लीगली बाइंडिंग नहीं है तो समझ लो वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो ये साइट्स क्या है, लीगली बाइंडिंग है। आईयूसीएन लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो साइट्स क्या है, लीगली बाइंडिंग है, मतलब जो रूल्स बनाए हैं वो मानने पड़ते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, अगर नेशनल लॉज बने हुए हैं किसी कंट्रीज़ में और इसके रूल्स भी बने हुए हैं उस चीज़ पे, तो फिर क्या नेशनल लॉज ही लागू होंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे आपको समझाता हूँ, आपने शेड्यूल 7 पढ़ा होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 3 लिस्ट हैं, एक स्टेट लिस्ट, एक सेंट्रल लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में क्या मतलब होता है, अगर कोई मान लो स्टेट भी बना सकता है और सेंटर भी इसमें लॉ बना सकता है इस सब्जेक्ट पे। अगर सेंटर के लॉ बने हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट का कोई लॉ फिर एप्लीकेबल नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाएगा। इसी तरह इसका कुछ है कि अगर नेशनल लॉ बने हुए किसी राष्ट्र के, मान लो इंडिया के कोई लॉ बना हुआ है किसी स्पीसीज़ के लिए और साइट्स का भी है, तो फिर नेशनल लॉ ही लागू होंगे, इंडिया का ही लॉ चलेगा। वो इंडिया वॉलंटरी है इंडिया के ऊपर कि वो फिर माने या ना माने इस साइट्स को। लेकिन सिंपली लिखा जाए लीगली बाइंडिंग है, हाँ बिल्कुल लीगली बाइंडिंग है। लेकिन अगर स्टेटमेंट में आ जाए कि नेशनल लॉज विल प्रिवेल इफ़ द साइट्स रूल्स इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल, तो क्या है, नेशनल लॉज ही एप्लीकेबल होंगे अगर साइट्स के लॉ भी हैं तो। समझे। अब नेक्स्ट क्या आता है इसमें, नेक्स्ट आता है जी आपका क्या है, जो ये दिया है देखो, नेशनल लेवल पे जो इम्प्लीमेंट होंगे साइट्स का वो वॉलंटरी होंगे, अपने जो ईच पार्टी होंगी वो अडॉप्ट कर सकती हैं। इसकी 3 लिस्ट हैं, किसकी, साइट्स की 3 लिस्ट आती हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 3, 3 नाम से आती हैं। अपेंडिक्स 1 में वो होती हैं जिनको मोस्ट डेंजर होता है, मतलब कोई भी एनिमल्स या प्लांट्स ऐसे स्पीसीज़ हैं जिनको ज़्यादा खतरा है, वो अपेंडिक्स 1 में आती हैं। दूसरी कैटेगरी ऐसी होती हैं जो नियर थ्रेटन्ड है, मतलब कि अभी क्या है कि वो थ्रेट हो सकती हैं, एक्सटेंशन हो सकती हैं, तो इनको दूसरी कैटेगरी में, दूसरी लिस्ट में डाला जाता है। और इसमें वो स्पीसीज आती हैं जो मान लो कोई पार्टी, कोई कंट्री है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिक्वेस्ट करती है कि अपेंडिक्स 3 में डाल दिया जाए ताकि इनको प्रोटेक्शन मिल सके, ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल सके एनिमल और प्लांट्स को, तो वो सारी इसमें डाली जाती हैं। ताकि इससे और क्या है, ताकि जो अनसस्टेनेबल और इलीगल एक्सप्लॉयटेशन होता है ना प्लांट और स्पीसीज़ का, मतलब काटे जाते हैं प्लांट और स्पीसीज या एनिमल्स को मार दिया जाता है, उसको रोका जा सके, वो थर्ड में डाला जाता है। थर्ड आ गया जी हमारा, ये कंप्लीट होगा साइट्स। अब है जी सीएमएस। सीएमएस क्या है जी, सीएमएस है कन्जर्वेशन ऑन द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ये क्या है कि माइग्रेटरी स्पीसीज़ होते हैं ना, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते हैं। पलायन, माइग्रेट का मतलब है पलायन करने वाले स्पीसीज़। ऐसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। मान लो जैसे हाथी हो गया, हाथी मान लो इंडिया से निकल के पाकिस्तान में चला गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया, तो ये माइग्रेट कर जाते हैं। तो इन स्पीसीज़ के लिए ये कन्वेंशन बनी हुई है सीएमएस। और ये जहाँ पे बनी थी, ये बॉन में बनी थी। बॉन कहाँ पे, जनवरी में। ये जर्मनी है ना, जर्मनी कंट्री। जर्मनी कंट्री कहाँ पे, यूरोप में है। तो जर्मनी में एक जगह है बॉन। तो जब ये साइन हुई थी कन्वेंशन, बॉन में हुई थी, इसलिए इसे बॉन के नाम से भी जाना जाता है कि बॉन कन्वेंशन, या फिर कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़, या बॉन कन्वेंशन भी बोला जाता है इसे। तो किस लिए काम करती है आपको पता ही चल गया, माइग्रेटरी स्पीसीज़ को बचाव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्व करने के लिए काम करती है ये। और कब साइन हुई थी, 1979 में साइन हुई थी ये कन्वेंशन। और इसमें भी सारे मतलब कंट्रीज़ वगैरह और एनजीओ वगैरह, सोसाइटीज़ वगैरह पार्टिसिपेट करती हैं सीएमएस में भी। और इसकी कहाँ पे हेडक्वार्टर, बॉन, वेस्ट जर्मनी में, ये मैंने बता दिया। और ये कब से लागू हुई थी, 1983 पे। याद रखना, साइन हुई थी 1979 में, लागू कब से हुई थी, फोर्स में कब से आई थी, इट हैज़ बीन फोर्स सिंस 1983 से इसने काम करना शुरू कर दिया था। और किसके अंडर आती है, एजिस का मतलब है छत्र छाया, मतलब अंडर द एजिस ऑफ यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर ये काम करती है। वैसे अलग कन्वेंशन है लेकिन इसके अंडर काम करती है, इसको रिपोर्ट वगैरह पर देती है। इसकी 2 लिस्टें याद रखना, एक अपेंडिक्स 1, एक अपेंडिक्स 2। याद रखेगा, ये आईयूसीएन की 9 लिस्ट हैं और साइट्स की 3 लिस्ट हैं और सीएमएस की 2 लिस्ट हैं, अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2। इसमें वो माइग्रेट स्पीसीज़ आते हैं अपेंडिक्स 1 में जो माइग्रेटरी स्पीसीज़ एंडेंजर्ड होते हैं, जिनको खतरा होता है। और अपेंडिक्स 2 में कौन से आते हैं, इसमें वो आते हैं जो उनको कम खतरा है और जो क्या है उनके कंजर्वेशन स्टेटस के लिए अनफेवरेबल कंडीशन है अभी, तो उनको इस लिस्ट में डाला जाता है ताकि उनको कंजर्व किया जा सके, उनका मैनेजमेंट किया जा सके। तो साइट्स, आईयूसीएन, साइट्स और सीएमएस, ये तीनों आपके ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हुई। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार।